तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 3 को, जो कि बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी। बहुत तगड़ी थियोरीज दी गई हैं और बहुत ही तगड़ी हिडन डिटेल्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। इससे पहले आप जाके पहले 2 एपिसोड को देख लो, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है राकसा। 5000 साल पुराना ब्रह्म राक्षस है जो कि बलि लेता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो जाकर चेकआउट करिए। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, काफी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 की शुरुआत कॉलोनी हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां पर फातिमा की मुलाकात एल्जिन से हुई थी, जो कि डाइनिंग रूम के अंदर अकेला बैठा होता है। और ये उनकी उस हादसे के बाद पहली मुलाकात होती है, यानी कि उस सेलर वाले इंसिडेंट के, यानी कि जो कुछ भी उस सेलर के अंदर हुआ था। अब एल्जिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और वहां से उठना चाह रहा होता है, लेकिन फातिमा उसको कहती है कि रुक जाओ और सिचुएशन को और ऑकवर्ड मत करो, और जो कुछ भी है हमें आपस में बात करनी पड़ेगी। फिर एल्जिन बॉयड की वार्निंग का टॉपिक उठा देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि टाउनशिप के किसी भी इंसान को उस दिन सेलर में क्या हुआ था इस बारे में पता चले, और इसलिए वो सजेस्ट करता है कि दोनों अपनी स्टोरी सेम रखेंगे ताकि किसी को शक ना हो। यानी कि कोई भी कुछ पूछेगा तो एक ही बात बोलनी है, क्योंकि अगर उनकी बात अलग अलग हुई तो लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी, और फिर शायद उनको स्माइली मैन के वापस आने का सच भी बताना पड़ेगा कि वो किसके थ्रू आया था। लेकिन अभी फातिमा का फोकस कुछ और था। वो असल में एल्जिन से पूछती है कि वो मेंटली कैसा फील कर रहा है, जो कि काफी मैच्योर बात थी। हम लोग अक्सर सिर्फ स्टोरी आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं, पर हम सब ये भूल जा रहे हैं कि ये सारी चीजें इन लोगों पर कितना इमोशनल इफेक्ट डाल रही हैं। जैसे कि फातिमा ये बोलती है कि टाउन के अंदर जो कुछ भी है उसने उन दोनों का इस्तेमाल किया है अपने बुरे काम के लिए, और उसको समझना और एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है, और वो जैसे पहले थे अब वैसे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। रोज रात मॉन्स्टर से फाइट करना ही काफी स्ट्रेसफुल रहता है, पर जब किसी लड़की की बॉडी का जबरदस्ती इस्तेमाल हो, वो भी मॉन्स्टर को जन्म देने के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा डरावना होता है। और एल्जिन के केस में उसका माइंड कंट्रोल करके उससे उस प्रोसेस के अंदर हेल्प करवाई गई थी किमोनो वुमन की तरफ से, और वो भी इक्वली डरावना है। एक तरह से देखा जाए तो फातिमा और एल्जिन दोनों ही 2 लोग हैं, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। और इसलिए जब फातिमा एल्जिन से एक चीज के लिए मदद मांगती है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगता और हाँ कर देता है, यानी कि फातिमा को किसी चीज में हेल्प चाहिए थी। अब दूसरी ओर बॉयड को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा था कि तभी उसको एक नाइटमेयर आता है। उस पल का जब उसकी बीवी एबी का दिमाग खराब हो गया था और उसने लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी थी। उसका मानना था कि ये सब एक बुरा सपना है और सबको खत्म करके ही वो सबको रियल वर्ल्ड में वापस भेज सकती है। और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इंसेप्शन जैसा सीन लग रहा था। खैर अब ये बात क्लियर नहीं होती कि ये जो नाइटमेयर है वो बॉयड खुद फील कर रहा था, यानी कि नेचुरल था, क्योंकि उसने अभी अभी एकोस्टा को कंट्रोल लूज करते देखा था, या फिर टाउन को कंट्रोल करने वाली कोई अननोन फोर्स उसके दिमाग में ये सब डाल रही थी ताकि वो और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे। उसने टाउन को चैलेंज किया था कि वो उसको तोड़ नहीं सकते, जिसके चलते ऐसा हो रहा था। अब बॉयड बिस्तर से उठता है और अकोस्टा से मिलने जाता है ताकि वो समझा सके कि उसने एम्बुलेंस लेकर कितना रिस्की रोड ट्रिप किया था, जिसके अंदर उसने अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला। अकोस्टा बोलती है कि उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया था और अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। अब अकोस्टा ये भी कहती है कि जो भी लोग इस टाउन से भागने की कोशिश करते हैं वो सब मारे जाते हैं, और इसलिए वो अपनी स्टोरी को यहीं पर खत्म कर देना चाहती है, और खुद को खत्म करने के लिए वो एक गोली भी मांगती है ताकि वो यहाँ पर रहे ही ना। अब दूसरी ओर जेड जो होता है वो अकेला घर पर बैठा हुआ था और अपनी रेजरेक्शन थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार टाउन की मिस्ट्री है क्या। और कोशिश का मतलब यहाँ पर यह है कि वो मेडिटेशन कर रहा होता है, जैसे कोई ऊपर वाली पावर उसको सिग्नल देगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब उसको कुछ भी पता नहीं चलता तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर गिव अप कर देता है। और तभी वहां पर बॉयड आ गया था, जो कि उससे सवाल पूछने लगता है कि क्या उसको कुछ पता चला, और इससे जेड और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब तभी जेड को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था, जिसके चलते वो माफी मांगता है बॉयड से। बॉयड भी समझ गया था कि जेड काफी प्रेशर में है। अब तभी जेड फिर बॉयड से LSD मांगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद उससे ही ये मिस्ट्री समझने में हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि टैबी ने भी यही कहा था कि जब वो और जिम हाई हुए थे ड्रग्स पर, तब उनको यहाँ का सपना आया था। और सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने देखा था कि जेड नशे में था, उसके बाद से ही उसको सिंबल्स दिखने लगे थे। तो उसका ऐसा मानना था कि अगर वो थोड़ा नशा कर लेगा तो शायद से उसकी मेमोरी अनलॉक हो सकती है, यानी कि उसके पिछले जन्म वाले वर्जन को कुछ तो पता था, जिसके चलते यहाँ पर कुछ न कुछ हेल्प मिल सकती है। लेकिन बॉयड इसके लिए सीधा मना कर देता है, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली सिचुएशन के अंदर उन्हें जेड को हाई देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बॉयड उससे ये बोलता है कि थोड़ा सा ब्रेक लो और अभी वो जिम और पेस्टर के फ्यूनरल को अटेंड करे और फिर फ्रेश माइंड के साथ मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन जेड ये बोलता है कि वो वहां पर बिल्कुल जाना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर वो
बिल्कुल वेलकम नहीं होगा और ना ही उसको कोई मिस करेगा। और सबसे बड़ी बात कि टैबी के साथ आखिरी इंटरेक्शन के बाद में उसको ऐसा लगता है कि वहां पर उसका वो वेलकम नहीं करेगी और उसका ये मानना था कि वो जंगल में जाकर जवाब ढूंढेगा, जो कि ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन तभी बॉयड उसको बर्न की वॉल पर लिखे हुए मैसेज की याद दिलवाता है और वार्न करता है कि टाउनशिप के अंदर जो भी पहेलियां दे रहा है तो उनको समझने में वो संभल कर चले। लेकिन जेड कोई प्रॉमिस नहीं करता, मतलब कि वो अपनी मर्जी से चलने वाला था। बॉयड इसको इनडायरेक्टली वार्न कर रहा था कि हर चीज की कीमत होती है, तो हो सकता है कि अगर उसको कुछ नॉलेज मिलेगी तो वो किसी ना किसी कॉस्ट पर आएगी। अब तभी क्लिनिक पर क्रिस्टी और मैरियल जो होते हैं वो सोफिया के पिता की लाश को कवर कर रहे होते हैं और सोफिया चुपचाप ये सब देख रही होती है और नजर चुराकर हंस भी रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मैन इन येलो है। अब गाड़ी के अंदर पेस्टर का जो कोई भी सामान था तो कैनी उसमें से कुछ चीजें बचा लेता है ताकि उन्हें उसके साथ दफन कर दिया जाए। फिर सोफिया सबसे ये कहती है कि थोड़ी देर के लिए रूम खाली कर दिया जाए ताकि वो अपने पिता को अकेला गुड बाय बोल सकेगी। जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं तब सोफिया एक अजीब काम करती है। तभी वो पेस्टर के मुंह से एक दांत निकाल लेती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और ऐसा करते वक्त वो काफी खुश हो रही होती है, जैसे कि कोई याद रखने के लिए चीज कलेक्ट कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो उसका रूप ले लेगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से कोई विच क्राफ्ट हो सकता है कि किसी के दांत के जरिए वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हो। एनीवेज, अब जेड को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा टाउन सोफिया के पिता और जिम के फ्यूनरल में आता है। बॉयड स्पीच शुरू करता है और उन लोगों के बारे में बोलता है जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन अचानक से होता यह है कि वहां पर ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और सबको डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक वियर्ड सी बात ये थी कि सारे लोग जो थे वो कौवों को ऊपर देख रहे थे, लेकिन रैंडल जो होता है वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखता, जो कि काफी वियर्ड सी बात होती है। अब सभी लोग इससे डर जाते हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि सोफिया के एक्सप्रेशंस यानी कि मैन इन येलो के एक्सप्रेशन काफी वियर्ड से थे, जैसे कि यहाँ पर वो कौवों को देखकर खुश नहीं था। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बैरियल कंप्लीट करा जाता है और फिर सभी लोग डाइनर में जाकर फ्यूनरल के बाद खाना खाते हैं। अब तभी डाइनर के अंदर विक्टर जो होता है वो मैथ्यूज फैमिली के टेबल पर आता है और वो ईथन को एक ड्राइंग देता है जिसके अंदर ईथन और उसका पूरा परिवार उनकी आरवी के साथ था। अब तभी ईथन जो होता है वो टैबी से ये पूछता है कि क्या वो कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर के साथ ही रह सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पर नहीं रहना। तभी टैबी हाँ बोल देती है, तो ईथन और विक्टर वहां से निकल जाते हैं और टैबी और जूली डाइनर के अंदर ही रुक गए थे। जब ईथन और विक्टर के रूम में पहुंचते हैं तो ईथन उससे ये पूछता है कि क्या उसे टाउन के आसपास किसी लेक के बारे में पता है। तो विक्टर कहता है कि हाँ शायद से है तो सही, लेकिन उसे वो जगह पसंद नहीं है क्योंकि वो उसको डरावनी लगती है, विच एक्सप्लेन्स कि पक्का पास्ट में उसने वहां पर कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अब ईथन फिर इंसिस्ट करने लगता है कि विक्टर उसे वहां पर लेकर चले, यानी कि लेक ऑफ टीयर्स के पास में। वो उसको एक रीजन भी देता है, कहता है कि अगर विक्टर उसे लेक तक ले गया तो वो उसको ये बताएगा कि वो उस लेक को क्यों ढूंढ रहा था। अब थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद में विक्टर मान जाता है और ईथन को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि टैबी ने कहा था कि वो वहां से कहीं और ना जाए। और यही एग्जैक्टली रीजन था कि ईथन वहां रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढना था। अब डाइनर में सोफिया कैनी से उन कौवों के बारे में पूछती है और ये भी कहती है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पर मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये भी पूछती है कि एग्जैक्टली टाउन के अंदर इन सारे लोगों के अगेंस्ट ये सारी चीजें कब होना शुरू हुई थी। तो कैनी कहता है कि क्रॉस तो एक नया सीन हुआ है, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और जहां तक टाउन के बिगड़ने की बात है तो वो ये बताता है कि टेलिस्मैन जो थे वो काफी टाइम तक काम करते रहे थे, लेकिन जब से जेड और मैथ्यू परिवार यहाँ पर आया है तब से सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई थी। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा था कि ऐसा उनकी वजह से हुआ है, वो खाली एक सीक्वेंस बता रहा था कि चीजें कब से होनी शुरू हुई थी। तो कैनी ये क्लियरली नहीं बोल रहा होता कि ये मैथ्यूज की गलती है, लेकिन सोफिया उस बात को नेगेटिव तरीके से ले लेती है और इससे पहले कि कैनी अपनी बात क्लियर कर पाता बॉयड उसको साइड में ले जाता है। तब जूली सोफिया के पास टेबल पर आती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। अब वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि दोनों सेम एज की थी और दोनों ने ही अपने पिता को भी खोया था। हालांकि रियलिटी में सोफिया एक ओल्ड आदमी है और पेस्टर उसका रियल फादर भी नहीं था, लेकिन आप सिचुएशन समझ सकते हो। अब हमको एग्जैक्टली यहाँ पर यह पता नहीं चलता कि सोफिया जूली से क्या बोल रही थी, क्योंकि सीन शिफ्ट होकर सीधा बॉयड और कैनी की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन जूली के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि सोफिया ने मैथ्यूज परिवार को ही ब्लेम किया था टाउन की इस पूरी सिचुएशन के लिए, जिसकी वजह से जूली उस पर बहुत भड़क जाती है। और ये भी हो सकता है कि सोफिया ने जानबूझकर और ज्यादा हर्टफुल बातें बोली होंगी जो कि कैनी ने नहीं बोली थी, ताकि जूली का स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन आएगा। और इसका रीजन ये था कि मैथ्यूज फैमिली को मेंटली आइसोलेट करना, और अगर उनको ये लगने लगेगा कि पूरा टाउन उनको ब्लेम करता है तो वो खुद ही सबसे दूर हो जाएंगे और ये गुत्ती को नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि यही लोग थे जो कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के सबसे करीब थे। और मुझे लगता है कि मेन यहाँ पर ईथन ही है।
अब जूली का ब्रेकडाउन यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका था। उसको लगता है कि फ्यूनरल में जो क्रोज आए थे और जोर जोर से आवाज कर रहे थे वो असल में जिम की मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे, और शायद वो सही भी हो सकता है और ये पॉसिबल भी है कि सोफिया ने ही उनको बुलाया होगा सिर्फ मैथ्यूज फैमिली के दिमाग के साथ खेलने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद से मैन इन येलो जो है वो शायद उनसे थोड़ा सा डरता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रोज है ना वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर्स हैं। एनीवेज कैनी सोफिया को चर्च में ले जाता है ताकि वो उस बात पर डिस्कशन कर सके जो कि उसने जूली से गलत बात बोली थी। कैनी उसको समझाता है कि यहाँ पर हर एक इंसान को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाउन में हर कोई ऑलरेडी मेंटल प्रेशर में है और बस एक और बुरा दिन और लोग एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं, जैसे कि एकोस्टा लेना चाह रही थी। सोफिया कहती है कि हाँ अब उसको समझ में आ गया है और आगे से वो बोलने से पहले सोचा करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर मैन इन येलो मुस्कुरा रहा था। फिर कैनी टॉपिक चेंज करता है और उससे ये पूछता है कि वो कहाँ रहना चाहती है। सोफिया बोलती है कि वो तो सैरा के साथ रहना चाहेगी क्योंकि वो काफी अच्छी है, और कैनी यहाँ पर थोड़ा इनडायरेक्टली मना कर रहा था क्योंकि सैरा ने रिसेंटली जो कुछ भी किया था उस वजह से सिचुएशन काफी सेंसिटिव थी। लेकिन यहाँ पर मैन इन येलो यानी कि सोफिया उसको भड़काने के लिए कह रही होती है कि सैरा तो बहुत अच्छी है और उसने उसकी हेल्प भी करी थी, और यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सैरा को पता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कैनी को ये सब कुछ बोल दिया था। एंड ऑब्वियस सी बात है वो मैन इन येलो है, उसको सब कुछ पहले से पता था। कैनी यहाँ पर ये अजीब बात नोटिस कर लेता है कि सोफिया को सैरा के काम के बारे में काफी डिटेल में पता था, स्पेशली एल्जिन के साथ जो कुछ हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये बात ओपनली किसी ने सोफिया के सामने डिस्कस नहीं करी थी। हाँ वो उस टाइम आसपास थी जब एकोस्टा ने सैरा को इग्नोर किया था, लेकिन एग्जैक्ट इंसिडेंट एल्जिन की आंख वाली बात किसी ने डायरेक्टली मेंशन नहीं करी थी। और हम जानते हैं कि सोफिया को सब पता क्यों है, क्योंकि वो असल में येलो सूट मैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगता है सारी चीजों को वही कंट्रोल कर रहा था इनडायरेक्टली। लेकिन कैनी के लिए काफी सस्पिशियस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला। शायद उसको थोड़े से और सवाल करने चाहिए थे कि उसको इतनी डिटेल में कैसे पता है, लेकिन फिर भी चलो वो सोफिया की रिक्वेस्ट को मान लेता है। और जब सैरा को पता चलता है कि सोफिया उसके साथ रहना चाहती है तो वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी खुश हो जाती है कि चलो कोई तो टाउन का है जो कि उसके साथ रहना चाहता है, और फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। शायद उसको भी किसी की कंपनी की जरूरत थी। एनीवेज अब दूसरी ओर हमें एलिस और फातिमा को दिखाया जाता है जो कि साथ में वॉक कर रहे थे। एलिस उससे पूछता है कि क्या वो बात करना चाहती है जो कुछ उसके साथ हुआ है, लेकिन फातिमा कहती है कि अभी नहीं, और वो अभी भी उस ट्रॉमेटिक हादसे को प्रोसेस कर रही है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। तब एलिस बोलता है कि वो कॉलोनी हाउस से कुछ चीजें लेने जा रहा है और फातिमा को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। फातिमा भी बिना सवाल किए वहीं रुक जाती है क्योंकि वो उससे काफी प्यार करती थी। अब इसी दौरान उसकी नजर दूर से आते हुए एल्जिन पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फातिमा हल्का सा नॉड भी करती है, इशारा करती है कि हाँ वो जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि एल्जिन के हाथ में एक बक्सा होता है जिसके अंदर वो कुछ लेने जा रहा था, और ये वही स्टार्टिंग वाली चीज है जो काम फातिमा ने एल्जिन को दिया था, यानी कि उससे हेल्प मांगी थी। फिलहाल एलिस फातिमा को टाउन के जंकयार्ड ले जाता है और ये बोलता है कि इसको वो रेज रूम की तरह इस्तेमाल करे, और वो उसको काफी सारे टूल्स देता है जैसे कि बेसबॉल बैट वगैरह, और बोलता है कि जितना गुस्सा है सब इन पुरानी गाड़ियों पर निकाल दो। और फातिमा को ये आइडिया सही लगता है और वो पूरी तरह से कार्स को तोड़ फोड़ देती है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। खैर अब वापस आते वक्त फातिमा एलिस को थैंक यू बोलती है कि उसने उसे अपने इमोशंस को रिलीज करने का मौका दिया। फिर वो ये भी बोलती है कि वो अपने रूम में जाकर अब आराम करेगी, नैप लेगी, वो काफी थक गई है। लेकिन ये झूठ था। वो असल में उस रूम में जाती है जहाँ पर एल्जिन होता है, और एल्जिन क्या कर रहा होता है, वो मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बना रहा होता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार क्यों। अब तभी टैबी घर आती है और विक्टर की ड्राइंग किचन के कैबिनेट में रख देती है। वहीं उसको एक पेज मिलता है जिसके अंदर लाइट हाउस का स्केच बना हुआ था। अब वो उस पेज के पीछे कुछ ड्रॉ करती है और फिर कॉलोनी हाउस में जाकर डोना की डेस्क पर उसको छोड़ देती है। खैर अब वहां पर हेनरी उसको देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जो कि उसके लॉस और दुख के बारे में थी। उसको लगता है कि वो समझ सकता है कि टैबी क्या फील कर रही है, क्योंकि काफी पहले उसने अपनी बीवी को खो दिया था, जो कि पहले मिरांडा ही थी, क्योंकि उसने भी अपने परिवार को सालों पहले खोया। टैबी बोलती है कि वो ठीक है और बस अकेले रहना चाहती है, लेकिन हेनरी उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। एक बार वो ऐसा कर चुका था और अब ऐसा नहीं करना चाहता। शायद से अपने एक्सपीरियंस से वो अज्यूम कर रहा था कि टैबी जल्दी कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले। जब दोनों साथ चल रहे होते हैं तो हेनरी थोड़ा और पुश करता है और पूछता है कि टैबी एक्चुअल में जा कहाँ रही है। वो समझ सकता है कि वो घर तो नहीं जा रही। अब टैबी पहले सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो मान लेती है कि वो लाइट हाउस दोबारा ढूंढने जा रही है ताकि वो अपने बच्चों और खुद के लिए एग्जिट रूट को देख सके। लेकिन कैसे? तो वो बोलती है कि वो अपने स्टेप्स को रिट्रेस करेगी और बॉटल ट्री के जरिए वापस जाने की कोशिश करेगी। अब बॉटल ट्री के बारे में सुनते हेनरी को याद आता है कि मिरांडा ने भी ऐसा ही ट्री बनाया था।
लेकिन तभी हेनरी उसको याद दिलवाता है डेल के बारे में, जो कि पूल की दीवारों के अंदर फंस गया था, और ये कहता है कि ये प्लान बहुत रिस्की है। पहले शायद से ये काम करा था, लेकिन अब ये काम ना करे और उसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ईथन और जूली का क्या होगा। अब टैबी बहस करने लगते हैं कि हो सकता है वो रास्ता डेल के लिए नहीं था बल्कि सिर्फ उसके लिए था, और ये थोड़ा सा बोल्ड क्लेम था, लेकिन हो सकता है कि उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। लेकिन हेनरी ये बोलता है कि अगर ये सच्चाई ना हुई तो क्या होगा। हेनरी को अब टैबी की लाइट हाउस और ट्री वाली थ्योरी समझ नहीं आती, और इसलिए वो सीधा बोल देता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। टैबी नहीं चाहती थी कि वो वहां पर आए, लेकिन हेनरी के लिए ये पर्सनल था। उसकी वाइफ इसी ट्री तक पहुंचने की कोशिश में मारी गई थी, तो वो खुद देखना चाहता था कि आखिरकार ये बॉटल ट्री है क्या, यानी कि फार अवे ट्री। जब दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि टैबी को पेड़ के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, और हेनरी ऐसा सोच रहा था कि शायद से रास्ते में चलते चलते उसको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन वो ये समझना नहीं चाह रही थी। अब तभी हेनरी जो होता है वो पेड़ की एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है और टैबी से बोलता है कि अगर उसे पेड़ के अंदर जाना है तो उसको खत्म करके जाना होगा, जिसके चलते टैबी बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ गई थी। लेकिन शॉकिंगली तभी अचानक से एंट्री हो जाती है बॉय इन वाइट की, और इस बार हेनरी भी उसको देख रहा था शायद से। टैबी नोटिस करती है कि ये लड़का काफी बड़ा लग रहा है। वो उससे बोलती भी है कि तुम बड़े कैसे लग रहे हो, जबकि वो तो एक गोस्ट है। लेकिन बॉय इन वाइट इस बात का कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। फिर टैबी उससे सीधा पूछ लेती है कि क्या ये पेड़ उसे लाइट हाउस तक ले जाएगा, लेकिन बॉय इन वाइट कहता है कि नहीं, उसे नहीं लगता, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब टैबी ये पूछती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसने तो पहले कहा था कि इसी के जरिए वो बाहर जा सकती है। तो बॉय इन वाइट बस ये बोलता है कि रूल्स चेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस किसी ने भी ट्री से लाइट हाउस तक का शॉर्टकट बनाया था, तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि टैबी उसको ढूंढ लेगी, उस तक पहुंच जाएगी। मे बी मैन इन येलो ने, और जैसे ही उसने वो ढूंढ लिया, उन्होंने वो रास्ता ही काट दिया, बंद कर दिया, और मुझे लगता है कि ये मैन इन येलो की करामात थी। अब बॉय इन वाइट टैबी से ये कहता है कि वो सब कुछ सुलझाने के बहुत करीब है, लेकिन उसको डर था कि वक्त गुजरता जा रहा था। लेकिन अब टैबी और सवाल पूछ पाती उससे पहले ही पीछे से बैकग्राउंड में किसी की आवाज आती है, और उससे पहले ही बॉय इन वाइट हवा में गायब हो जाता है। अब जूली टूल शेड में जाती है और वहां पर एक रोप और टॉर्च लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसको रेंडल वहां खड़ा मिलता है। रेंडल को लगता है कि जूली इतनी डिस्टर्ब्ड है कि वो कहीं कोई गलत स्टेप ना ले ले, और इसलिए वो उसको रोकने आता है। जब जूली बताती है कि वो बस अपने पुराने घर में जाना चाहती है, जो कि अब कोलैप्स हो चुका था, तो रेंडल थोड़ा सा रिलैक्स होता है। लेकिन जब जूली वहां पर जाने का अपना रीजन बताती है तो रेंडल फिर से टेंशन में आ जाता है। जूली को लगता है कि उस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो कि उसकी स्टोरी वॉकिंग में हेल्प करेगा। रेंडल ऑलरेडी देख चुका है कि स्टोरी वॉकिंग जूली पर कितना हैवी पड़ती है, और इसलिए वो उसको समझाता है कि जूली फिर से खुद को उस पेन से क्यों गुजारना चाहती है। लेकिन वो फिर भी उसे वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकता था, और इसलिए वो साथ चलने का डिसीजन लेते हैं। असल में जूली को ऐसा लगता है कि ईथन की जो किताब है उसके अंदर काफी कुछ बताया गया है, और ईथन जो है वो स्टोरी पढ़कर ही बता रहा था कि आखिरकार जूली है क्या, वो एक स्टोरी वॉकर है। तो वो देखना चाहती है कि उस किताब के अंदर है क्या, और फिर शायद वो अपनी शक्तियों को बेटर कंट्रोल कर सके, अपने पिता को बचा सके। खैर, जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो जूली इमोशनल हो जाती है, और उसको याद आता है कि जब घर गिरा था तब जिम अंदर ही फंस गया था, और वो पोर्च और ग्राउंड के बीच के गैप से उससे बात करती थी। रेंडल को लगता है कि अगर जूली इस इमोशनल स्टेट में अंदर गई तो वो कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर सकती है, इसलिए वो ऑफर करता है कि वो खुद अंदर जाकर वो किताब ढूंढेगा, जिसके बारे में जूली सोच रही थी कि उसमें आंसर्स हो सकते हैं। जूली पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन रेंडल उसको समझाता है कि वो ऑलरेडी स्टोरी वॉकिंग के जरिए काफी हैवी काम कर रही है, तो अब उसको थोड़ी सी हेल्प करने दो। फाइनली रेंडल खुद अंदर जाता है और रैकेज में सर्च करता है, और कुछ देर बाद उसको एक ब्लू बैग मिल गया था जिसके अंदर किताबें थी, जो कि जूली ने उसको बताया था, और फिर वो सेफली बाहर आ जाता है। लेकिन हम वहां पर एक फंसे हुए व्यक्ति को भी देख पाते हैं जिसके मुंह से चूहा बाहर आया था, जिसके चलते रेंडल भी डर गया था। खैर, अब जैसे कि प्रॉमिस किया था, विक्टर ईथन को नियरेस्ट लेक पर लेकर जाता है, लेकिन वहां पर जेड उनको ऑलरेडी मिल गया था। और भाई, जेड ने आंसर्स ढूंढने का जो तरीका चूज किया था वो नेक्स्ट लेवल है। बंदा सीधा पानी में लेटकर मेडिटेशन कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। मतलब कि टेबल पर मेडिटेशन काम करना नहीं आया, तो अब वो लेक वर्जन को ट्राई कर रहा था। और हाँ, ऊपर से जो शॉट आता है ना, जहां पर जेड पानी में सीधा स्प्रेड होकर फ्लोट कर रहा था, वो काफी ज्यादा लियोनार्डो द विंची के विट्रूवियन मैन जैसा लग रहा था, जिसको काफी नॉलेज होती है। अब इसका कोई डीपर मीनिंग हो सकता है। बेसिकली वो अंदर की पावर्स को और मेमोरीज को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। खैर, जब ईथन और विक्टर लेक पर पहुंचते हैं तो ईथन ये बोलता है कि वो ये लेक नहीं है जो वो ढूंढ रहा है, और उसको कहीं और जाना है। विक्टर उसको याद दिलाता है कि उसने वादा किया था रीजन बताने का, तो ईथन फाइनली बता देता है। ईथन लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बोलता है, और ये भी कि उसकी बात जिम के भूत से हुई थी। अब ईथन को भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि उसको वो लेक क्यों ढूंढनी है, लेकिन उसको लगता है कि शायद उससे जिम वापस आ सकता है, और उसने किताब के अंदर पढ़ा था कि लेक ऑफ टीयर्स के अंदर शक्ति है जिसके चलते किसी भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, और जो भी घाव होते हैं वो
भर जाते हैं। विक्टर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता ईथन बोल क्या रहा है। इवन दो उसकी ड्राइंग्स के अंदर एक लेक जैसा कुछ है भी, शायद वही लेक ऑफ टीयर्स है जिसको एक स्पाइडर प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको ऑलरेडी सैरा और बॉयड देख चुके हैं या फिर ये कहें महसूस कर चुके हैं। खैर अब इसके बारे में जानने के लिए दोनों फोकस करते हैं जेड पर, शायद वही कुछ जवाब दे सकता था। अब नेचुरली जेड को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, तो ईथन उसको समझाता है कि ये आइडिया उसने एक गेम खेलते वक्त इमेजिन किया था। ये सुनकर जेड और कंफ्यूज हो जाता है और उसके लिए ये समझना मुश्किल है जो चीज एक बच्चे ने इमेजिन करी हो वो टाउनशिप के अंदर रियल कैसे हो सकती है। तब ईथन एक सॉलिड पॉइंट देता है, टैबी को भी काफी टाइम तक लगता था कि रेड कलर के जो बोल्डर्स थे वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी जहां पर वो किसी से छुप रही थी, यानी कि येलो मैन से, लेकिन बाद में वो बिल्कुल रियल निकले थे। तो उस लॉजिक से लेक ऑफ टीयर्स भी रियल हो सकता है, उसको ऐसे किसी चीज का आइडिया या फिर सपना नहीं आएगा। अब ईथन जेड से ये पूछता है कि आखिरकार वो लेक में कर क्या रहा था, तो जेड बताता है कि वो तो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, ऐसी चीज जो कि उसके किसी पास्ट वर्जन या फिर लाइफ को यानी कि क्रिस्टोफर को पता थी। मतलब कि अब कहानी सिर्फ मॉन्स्टर्स या फिर सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं थी, अब ये रीइंकार्नेशन, मेमोरी और हिडन नॉलेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन हर चीज एक कॉस्ट पर आती है। खैर ईथन अभी जेड की हाई होकर पास्ट लाइफ याद करने वाली बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि हाई होकर कैसे याद आएगा, कि अचानक से विक्टर की नजर जंगल में येलो सूट मैन के कपड़ों पर पड़ती है। ये देखते ही वो इतना डर जाता है कि उसका कंट्रोल चला जाता है और लिटरली उसने अपनी पैंट के अंदर ही पेशाब कर दिया था। अब ये देखकर ईथन और जेड दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। जेड समझ चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो कि विक्टर को याद आया है। और अब जब ये हो रहा होता है तो तभी वहां सामने एक कौवा आकर जोर जोर से काएं काएं करना शुरू कर देता है, जो कि ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो उसको शायद से वार्निंग दे रहा था कि भैया येलो मैन टाउन के अंदर आ चुका है। ये सब देखकर विक्टर सीधा भाग पड़ता है और ईथन और जेड उसके पीछे भागते हैं। अब थोड़ी दूर जाकर ये लोग विक्टर को एक पेड़ के पास डर के मारे छिपा हुआ पाते हैं, जब हेनरी और टैबी आसपास ही बॉय इनवाइट से बात कर रहे थे और विक्टर और इन सब की आवाज सुनकर ही बॉय इनवाइट वहां से भाग गया था। यानी कि ये सभी लोग एक तरह से आसपास ही थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का मैन इन येलो भी इसी फार अवे ट्री से आया होगा और उसने ही यहाँ से बाहर जाने का कनेक्शन भी काट दिया होगा। अब हम देख पाते हैं कि हेनरी अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर उसको हक करता है, उसको शांत करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ है, लेकिन जेड का फोकस कहीं और ही चला जाता है और उसकी नजर पास के मशरूम्स के क्लस्टर पर पड़ती है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई थी। यहाँ पर जेड का प्लान ये था कि वो हाई होकर अपना माइंड ओपन करना और लॉक्ड मेमोरीज को एक्सेस करना चाहता था, तो शायद उसको लगता है कि ये मशरूम उसके काम आ सकते हैं, और जो उसने सोचा अचानक से उसकी विश पूरी हो गई थी। लेकिन बेटा दिक्कत यह है कि ये नॉर्मल दुनिया नहीं है बल्कि फ्रॉमविल है, यानी कि फ्रॉम टाउनशिप है, और यहाँ पर कुछ भी सिंपल और हेल्पफुल नहीं होता। एनीवेज तभी दूसरी ओर बॉयड एकोस्टा के सेल में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उस बुलेट को चाहती है, यानी खुद को खत्म करना चाहती है। जब एकोस्टा जवाब नहीं देती तो बॉयड कहता है कि वो उसे खुद को खत्म करने का चांस देगा, लेकिन उससे पहले उसे काम करना होगा। एकोस्टा इसके लिए मान जाती है और बॉयड उसको स्टोरेज शेड में लेकर जाता है। अब वो ये बोलता है कि ये सारी आइटम जो हैं वो टाउन के अंदर हर एक आए हुए व्यक्ति की हैं और वो इस चीज को ऐसे इन्वेस्टिगेट करे जैसे कि ये कोई क्राइम सीन हो और शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उन सबसे पहले मिस हो गया हो। बॉयड खुद एडमिट करता है कि वो ट्रेंड कॉप नहीं है और बस टाउन का शेरिफ है, और इसलिए हो सकता है कि एकोस्टा की ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ सकती है। लेकिन एकोस्टा को ये कहानी फेक लगती है और वो बॉयड से कहती है कि सच बोलो, असली रीजन क्या है। अब बॉयड जो होता है वो डायरेक्टली तो नहीं बोलता, लेकिन उसके दिमाग में एबी का केस चल रहा था। उसको लग रहा था कि एकोस्टा भी वैसे ही कंट्रोल लूज कर रही है जैसे एबी ने किया था, और कहीं ना कहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पक्का एबी की कॉन्शियसनेस यहाँ पर एकोस्टा के अंदर थी, जिसके चलते उसे एबी की याद आ रही थी, और इस बार वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहता, वो उसको नहीं खोना चाहता, और इसलिए वो एकोस्टा को ये काम दे रहा था। और चाहे ये वाइल्ड गूज चेज ही क्यों ना हो, ताकि उसका दिमाग बिजी रहे और वो अपने आप को हार्म करने के बारे में ना सोचे। और बॉयड ये भी बोलता है कि अगर ये सब करने के बावजूद भी उसको लगता है कि उसे खुद को खत्म करना है तो वो उसको बेझिझक वो बुलेट दे देगा। एनीवे इसके बाद में जब एकोस्टा इस काम के लिए मान जाती है और स्टोरेज शेड के अंदर क्लूज को ढूंढ रही होती है, तो बॉयड एबी की ग्रेव पर जाता है और उससे बात करने लगता है। वो अपने डाउट्स, फियर्स और डार्क थॉट्स सब बोल देता है कि ये टाउन उसको चेंज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तभी अचानक से ग्रेव से एक हाथ बाहर निकल कर आता है, क्योंकि उसने एबी की हेल्प मांगी थी, और वो हाथ उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। और मुझे लग रहा था कि ये हाथ जो है वो पक्का एबी का ही था, जो कि पक्का उसे कुछ ना कुछ तो बताना चाहती थी। और बॉयड किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है, और ये क्लियर नहीं होता कि क्या ये सच में हुआ था या फिर टाउनशिप का एक और हाइपर रियल हेलुसिनेशन था, या फिर उसकी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं। और बूम, इसी के साथ में सीजन 4 एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब देखो यहाँ पर हम कुछ थ्योरीज के बारे में और कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने इस एपिसोड के अंदर नोटिस करी हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये वाला जो एपिसोड है वो काफी छोटा था कंपैरेटिवली बाकी एपिसोड्स के मुकाबले। मतलब नोटिस करोगे तो इंट्रो आउट्रो हटाकर ये जो एपिसोड है वो कुल मिलाकर 40-42 मिनट का बचता है, लेकिन ये सेटअप है अगले एपिसोड्स के लिए और यहाँ पर हमें काफी कुछ चीजें दिखा दी गई हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिरकार सोफिया यानी कि मैन इन येलो ने उस प्रीस्ट का दांत क्यों निकाला था। तो ये पॉसिबल है कि वो डेड बॉडी को कंट्रोल करे या फिर कोई अजीब तरीके से उसका इस्तेमाल करे, और ये शो कुछ भी दिखा सकता है क्योंकि सोफिया की पावर्स काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर वो किसी की छाती को छूकर उसको खत्म कर सकती है तो ये भी हो सकता है कि वो उसको दांत के जरिए जिंदा कर सकती हो, या फिर हो सकता है कि इसके जरिए वो उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये अपने विक्टिम्स की ट्रॉफी कलेक्शन जैसा था। और मुझे याद है एक एपिसोड ऐसा भी था जहां पर फातिमा के भी साथ दांत वाला सीन कुछ हुआ था। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होगे कि सोफिया यानी कि मैन इन येलो ने सैरा के साथ रहने का ही फैसला क्यों किया। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग से यही शायद वो एंटिटी है जो कि सैरा को बोल रही थी कि किल द बॉय, यानी कि वो स्टार्टिंग से चाहता था कि ईथन खत्म हो जाए, मे बी सैक्रिफाइस के लिए। और हर एक साइकिल में 7 बच्चे चाहिए होते हैं सैक्रिफाइस के लिए, सो मे बी ईथन वो 7वां बच्चा हो सकता है और इसलिए स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि उसको खत्म कर दो। और आपको याद होगा कि सैरा ने उसकी काफी बातें मानी थी, तो मे बी इसलिए मैन इन येलो उसी के साथ रहना चाहता होगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैन इन येलो के लिए सब कुछ एक गेम जैसा है, और जब यहाँ पर रूल्स टूट रहे थे तो वो यहाँ पर प्रकट हो गया। अब इस एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे जो है वो है फातिमा। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ थियरीज हैं कि आखिरकार वो मिट्टी वहां पर क्यों चाहती थी। देखो, प्रेगनेंसी के बाद फातिमा की बॉडी में अजीब से चेंजेस आए थे और वो सड़ी हुई सब्जियां खा रही थी, एल्जिन का खून भी पी चुकी थी और अब उसको मिट्टी चाहिए। अगर थोड़ा सा वाइल्ड गैस लगाया जाए तो ये वैम्पायर टाइप ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है, क्योंकि वैम्पायर्स को अपने कॉफिन में मिट्टी चाहिए होती है सोने के लिए। तो हो सकता है कि फातिमा को भी रेस्ट करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये कुछ और ही डार्क चीज हो सकती है। शायद उसका कनेक्शन उस मॉन्स्टर बर्थ से है, या फिर टाउनशिप की किसी और क्रीपी एंटिटी से, यानी कि टाउन की कोई और डिमांड होगी। अभी के लिए बात क्लियर नहीं है, पर एक बात तो पक्की है कि फातिमा नॉर्मल नहीं थी। अब विक्टर ने एक बात भी बोली थी कि अंत के जो जवाब हैं वो शुरुआत में मिलेंगे, तो शायद से ह्यूमन ओरिजिन या फिर किसी पुरानी चीज को समझना ही इस नाइटमेयर को अंत करना होगा, या फिर शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और बस ये एक स्टाइलिश शॉट था जेड का, यानी कि जब वो लेक के अंदर लेटा हुआ था। और वैसे एक जेन्युइन सवाल भी था कि ये बंदा इतनी मुश्किल में आकर भी इतना फिट कैसे था, जबकि यहाँ पर चीजें भी इतनी कम थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले एपिसोड्स के अंदर और पहले सीजन्स के अंदर कि ईथन पक्का यहाँ पर स्टोरी टेलिंग वगैरह करता है, क्योंकि सोच कर देखो कि वो जो सोच रहा था, जो उसने किताब में पढ़ा था, जैसा कुछ वो सोचा करता था, बिल्कुल वैसे ही टाउन के अंदर हो रहा था। सो मे बी इस टाउन के पक्का कुछ रूल्स हैं और यहाँ पर वो पेजेस को कंट्रोल करता है, जो कि इनडायरेक्टली हुआ करता। मतलब सोच कर देखो, उसने ये कहा था कि मुझे डैड चाहिए, तभी उसके सामने उसके डैड प्रकट हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि जेड को यहाँ पर LSD चाहिए था हाई होने के लिए, तो उसके सामने वो मशरूम प्रकट हो गए थे। अब इस टाउन के अंदर ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसकी कॉस्ट होती है। तो या तो ये मशरूम पॉइजनस यानी कि जहरीले हो सकते हैं और जेड को ये खत्म कर देंगे, या फिर बस उसका पेट खराब कर देंगे और उसको और कमजोर बना देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये टाउन की एंटिटी नहीं चाहती है कि किसी को भी सच्चाई पता चले और यहाँ का जो कर्स है वो टूट जाए। या फिर शायद से सबसे डेंजरस ऑप्शन ये हो सकता है कि ये उससे हेलुसिनेशंस दिखाएंगे जो कि रियलिटी से भी ज्यादा स्केरी हो, यानी कि उसके पास्ट की ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं। शॉर्ट में जेड जो ढूंढ रहा था हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन उसकी बहुत ही भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि बॉयड जो होता है जब अपनी बीवी एबी की ग्रेव पर जाता है तो वहां पर उसका जो हाथ आता है वो बहुत ही खतरनाक चीज थी। जैसे ही यहाँ पर बॉयड ने ये कहा कि उसे उसकी जरूरत है, वो उसको हिंट दे, अचानक से वो हाथ प्रकट हो गया था, जो कि शायद से कुछ और ही कहना चाहता होगा। अब देखो, थीमेटिक लेवल पर यह चीज ये कहती है कि बॉयड अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट के पास है और कुछ वक्त पहले ही वो खुद को खत्म करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ जज्बा बचा हुआ था, क्योंकि अगर वो सच में हार मान चुका होता तो शायद से वो खुद को खींचने देता और सब कुछ खत्म कर देता, लेकिन वो फिर भी फाइट करता है। तो इसका मतलब यह है कि शायद से अभी ये दर्शाना चाहती है कि बॉयड बिल्कुल ठीक है और उसके अंदर अभी भी जीने की इच्छा है, वो फाइट कर सकता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो कि उस पर डिपेंड करते हैं, और वो अभी भी इस टाउन का शेरिफ है और मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। अब प्लॉट लेवल पर यह भी हो सकता है कि जो टाउनशिप को कंट्रोल करता है उसको ये फील हो चुका है कि बॉयड सच के काफी करीब है। इनफैक्ट बॉय इन वाइट ने यह कहा भी था टैबी से कि वो सच के काफी करीब है, लेकिन उनके पास वक्त की कमी थी, और इसलिए शायद से अब यहाँ की जो एंटिटी है वो एबी का इस्तेमाल कर रही है, बॉयड के इमोशंस के साथ खेल रही है, उसको मेंटली वीक करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और शायद से ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अकोस्टा को यहाँ पर सारी फाइल्स को क्राइम सीन की तरह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, ताकि राज बाहर आ पाए। अब देखो, इस सीजन के
और भी थियरीज और हिडन डिटेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोस के बारे में, यानी कि टाउनशिप का रिएक्शन सिस्टम। अब फ्यूनरल पर जो कौवे आए थे वो रैंडम नहीं थे। रिपोर्ट्स भी कह रहे हैं कि वो सेलिब्रेशन जैसा फील हो रहा था, बल्कि यहाँ पर कोई भी मोर्निंग नहीं थी। बेसिकली ये जो टाउन है वो मौतों को सेलिब्रेट करती है या फिर उनकी मौत से एनर्जी पर फीड करती है। सिंपल सी बात है, जो क्रोज है ना वो टाउन की आंखें हैं या फिर एजेंट हैं। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि डेथ और ग्रीफ होता है तो सिस्टम एक्टिव होता है। जूली का ब्रेकडाउन भी इसी से ट्रिगर हुआ था, यानी कि उस पर साइकोलॉजिकल अटैक करा गया था जो कि कर रहा था मैन इन येलो। सबसे बड़ी बात यह है कि रूल जो है वो चेंज हो चुके हैं। बॉय इन वाइट का डायलॉग था कि रूल बदल चुके हैं और उनके पास वक्त की कमी है। यानी कि ये टाउन जो है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये एक अडेप्टिव सिस्टम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाउन है ना वो बिल्कुल किसी गेम, एक्सपेरिमेंट या फिर सिमुलेशन लाइक एनवायरनमेंट है। जैसे ही कोई प्लेयर जैसे कि टैबिता, बॉयड, जेड प्रोग्रेस करते हैं, सिस्टम यहाँ पर डिफिकल्टी को बढ़ा देता है और शायद से इसलिए ही बॉय इन वाइट भी बड़ा हो गया था। सबसे बड़ी बात कि बॉटल ट्री जो है उसका पाथ यानी कि उसका रास्ता बंद क्यों हो गया था, क्योंकि टैबी पहले लाइट हाउस तक पहुंच गई थी लेकिन अब वो रास्ता बंद है। तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहला है कंट्रोल्ड एस्केप सिस्टम, यानी कि एग्जिट तो रियल है लेकिन लिमिटेड लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार इस्तेमाल हुआ तो वापस से वो सेम चीज नहीं हो सकती, क्योंकि रूल्स बदल दिए गए हैं और टाउन ये नहीं चाहता कि यहाँ पर रिपीट में सक्सेस आए लोगों के पास में। बेसिकली टैबिता जो है वो एक तरह की एनोमली थी और सिस्टम ने उसका रूट ही ब्लॉक कर दिया। मतलब कि ये टाउन लर्न करता है चीजों से। अब मैथ्यू फैमिली जो है वो चोजन वन है या फिर कोई टारगेट है, जैसे कि ईथन और टैबी, इन दोनों को ही विजन्स दिखाई देते हैं। ये लोकेशंस इमेजिन करते हैं और रियल बन जाते हैं। जैसे कि टैबी ने बचपन में देखा था कि वहां पर बड़े बड़े रेड बोल्डर्स थे और वो सेम चीज उसको इस टाउन के अंदर दिखाई दी थी। सेम चीज ईथन के साथ थी, क्योंकि लेक ऑफ टीयर्स रियल है। मतलब कि जैसा वो रीड कर रहा था उस किताब के अंदर सेम चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और जिम ने बोला भी था कि लेक ऑफ टीयर्स रियल है। ईथन ने कहा उसको अपने फादर चाहिए, उसके फादर उसके सामने प्रेजेंट हो गए थे। मतलब कि जो मैथ्यू परिवार है ये लोग इमेजिनेशन से चीजें रियल बना सकते हैं और टाउन उनको इस्तेमाल करता है रियलिटी जनरेट करने के लिए। मतलब कि टाउन जो है एक तरीके से मैनिफेस्टेशन इंजन की तरह है। अब दूसरा एक और थियरी इसके बारे में जो है प्री प्लांटेड विजन्स, और ये सब उनके दिमाग में पहले से डाला गया था उनको अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब कि मैथ्यूज जो है वो प्री सेलेक्टेड सब्जेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पर ईथन जो है वो बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो एक की कैरेक्टर बन चुका है। जैसे कि लेक ऑफ टीयर कॉन्सेप्ट है, गोस्ट जिनसे वो बात करता है, विजन लॉजिक समझ रहा है। और इंटरनेट थियरी भी यही बोल रही है कि जूली प्लस ईथन वो टाइम और स्टोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि ईथन जो है शायद से वो फ्यूचर गाइड है या फिर वो डेंजरस है, यानी कि रियलिटी शेपर है। इनडायरेक्टली वो ऐसी चीजें कर देता है जो कि होनी नहीं चाहिए। अब देखो जेड का फ्लोट करना वो बिल्कुल विट्रूवियन मैन सिंबलिज्म को दर्शाता है। विट्रूवियन मैन इक्वल्स टू होता है ह्यूमन बॉडी और वो होता है यूनिवर्स का नक्शा। हिडन मीनिंग क्या है? तो सॉल्यूशन बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। जेड का ऑब्सेशन क्या है कि पास्ट को याद करो, और अगर आप इन सबको कंबाइन कर दोगे जैसे कि रीइंकार्नेशन को, मेमोरी को और इंसानी बॉडी को, तो आपके पास में की टू एस्केप आ जाती है, यानी कि यहाँ से बाहर निकलने की चाबी। और वो यही चाह रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। अब जो मशरूम्स हैं वो ब्लेसिंग्स हैं या फिर ट्रैप है? अब जैसे ही जेड जो होता है वो सोचता है कि उसको कुछ ऐसा चाहिए तो वहां पर अचानक से मशरूम आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हेल्पफुल होता है वो असल में हेल्पफुल नहीं होता। पॉसिबिलिटी ये है कि वो पक्का जहरीले होंगे, उनसे उसे हेलुसिनेशन हो सकते हैं या फिर उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको वाकई में कोई नॉलेज मिल जाए जिसकी कॉस्ट होगी। यानी कि ये टाउन जो है वो कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन देता है। यहाँ पर आपको सच्चाई तो मिलेगी लेकिन साथ साथ आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर जिम ने भुगता था। और सबसे बड़ी बात, सोफिया यानी कि मैन इन येलो वो है मास्टर मैनिपुलेटर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर उसने आते ही कितने लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि कैनी को, सैरा को और साथ साथ जूली को भी उसने मैनिपुलेट किया। उसके एक्शंस कितने खतरनाक हैं। वो मरे हुए इंसान के मुंह से यानी कि दांत कलेक्ट कर रही थी, जूली को इमोशनली अटैक कर रही थी और सैरा के साथ रहना चाहती थी। और पक्का जो दांत वाली चीज है वो किसी कंट्रोल के लिए या फिर रिचुअल के लिए पक्का हो सकता है। यानी कि मैन इन येलो जो है वो फियर आर्किटेक्ट है। वो डायरेक्ट लोगों को खत्म नहीं करता और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। और उसका एक और सबूत है कि विक्टर ने जैसे ही मैन इन येलो के कपड़े देखे थे उसको बहुत ही ज्यादा डर लग गया था, उसने अपने पैंट में ही मूत दिया था। मतलब सोचकर देखो कि विक्टर ने ऐसा क्या देखा होगा जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो एक बात तो साफ है कि मैन इन येलो यहाँ पर पहली बार नहीं आया था, वो पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका है और ये पक्का रिपीट साइकिल्स चलती रहती हैं जो कि पक्का किसी सैक्रिफाइस रिचुअल के लिए ही है। और मुझे लगता है कि मैन इन येलो पक्का ईथन का सैक्रिफाइस चाहता है। एंड आई बिलीव कि ऐसा होगा कि पहले क्रिस्टोफर और मिरांडा जो थे पक्का उनके बच्चों को भी सैक्रिफाइस देना होगा, वो फाइनल 7वें बच्चों में से एक होंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बाहर निकलने की कोशिश करी और उसके बिना रिचुअल पूरा नहीं हो सकता, जिसके चलते अगली साइकिल आई थी जहाँ पर सेम लोग थे, बस उनका रूप अलग था। सो ईथन जो है वो पक्का फाइनल रिचुअल किड होने वाला है।
बात करते हैं बॉयड ग्रेव वाले सीन की, जो कि मुझे लगती है कि एक फाइनल वार्निंग हो सकती है कि भैया अगला नंबर तेरा है, कि अगर ज्यादा कुछ जानने की कोशिश करी तो तुम्हारे साथ यही होगा। और आप सोच कर देखो कि उसने जैसे ही एकोस्टा से ये बोला कि तुम सारी गुत्थी को सुलझाओ, उसके साथ तुरंत ऐसी चीज हो गई थी। यानी कि पक्का गेम का जो बॉस है वो नोटिस कर रहा है कि प्लेयर्स कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि टाउन असल में है क्या। तो देखो, हो सकता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी डेड सोल्स ट्रैप्ड हैं और यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं। एक और चीज ये हो सकती है कि ह्यूमन ऑब्जर्व हो रहे हैं और फियर बेस्ड सिस्टम है ये। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो ये है कि ये अडेप्टिव एंटिटी है, यानी कि ये लिविंग सिस्टम है और लर्न करती है, रिएक्ट करती है और मैनिपुलेट भी करती है। और ये टाउन जो है वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर मशीन है। जैसे कि बॉयड था वो गिल्ट में था, जूली ग्रीफ में थी, जेड के ऊपर ऑब्सेशन था, फातिमा बॉडी हॉरर है, सैरा को आवाज सुनाई देती है और ईथन इमेजिनेशन करता है। यानी कि यहाँ पर सबको हर तरह से अटैक किया जा रहा था उनके वीकेस्ट पॉइंट पर। और फाइनल मास्टर थ्योरी क्या कहती है, तो वो ये है कि टाउन किसी एक एंटिटी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस हो सकती हैं। हो सकता है कि इन सब के बीच में कोई मोल हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शुरुआत से सब जानता है। एनीवेज, मैन इन येलो जो है वो केओस क्रिएटर है, बॉय इन व्हाइट जो है वो बैलेंस करता है, गाइड करता है, और एक अननोन क्रिएटर भी है जिसने सिस्टम बिल्ड किया होगा। और सबसे खास बात कि इंसान खुद भी इस सिस्टम का पार्ट है। तो फाइनल चीज ये कहती है कि ये एपिसोड स्लो नहीं था, ना ही इसकी टाइमिंग कम थी, बल्कि यहाँ पर सेटअप करा गया था मेंटल वॉर का। और अब मुझे लगता है कि गेम शिफ्ट हो चुका है, जो कि है माइंड वर्सेस टाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी थ्योरीज और हिडन डिटेल पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एपिसोड 4 भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। और रिसेंटली मैंने तेलुगु नेटफ्लिक्स हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी है, रिसेंटली रिलीज करी गई है। इस मूवी का नाम है राक्षसा राक्षस। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। 5000 साल पुराना ब्रह्म राक्षस है जो कि बलि लेता है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए